हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे 23 अगस्त का फर्स्ट एडिटोरियल। और उससे पहले बता दूं कि एप्लीकेशन आशीष क्लासेस पर एक नया कोर्स अवेलेबल है, कॉमन एरर प्रैक्टिस बैच, जिसमें हम 20 क्वेश्चंस पर डे डिस्कस करते हैं। मंडे टू फ्राइडे ये सेशन रहता है आपका, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। मंडे टू फ्राइडे में मीन्स आपको 100 सेशंस कुल मिलाकर मिलेंगे। इसका मतलब 20 क्वेश्चंस पर सेशन, 100 सेशंस मिलने हैं, तो 2000 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो 2000 क्वेश्चंस होंगे वो आपने कहीं नहीं देखे होंगे, क्योंकि सब कुछ नया होगा। बिल्कुल भी कहीं से प्रीवियस ईयर से, कहीं मॉडल टेस्ट पेपर से, कहीं से कट कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है। हमारे खुद के द्वारा ये सब बनाया गया है। तो डिफरेंट प्रकार की स्ट्रेटेजी के साथ ये कोर्स लॉन्च किया गया है। ये आप बाई कर सकते हैं, डिजिटल बोर्ड पर है। इसका पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ लेकर पहले खुद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद इस कोर्स को आप जैसे सेशन होगा उसको देख सकते हैं, ताकि पता लगे कि कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हैं। तो बहुत कुछ नए फीचर्स हैं, लेकिन 5 सितंबर तक आपको एक ऑफर दिया गया है। 499 में ये कोर्स बाई कर सकते हैं। आफ्टर 5 सितंबर इट वुड बी 649। ठीक है, तो इससे पहले ही आप ये कोर्स बाई कर लें। इसके अलावा भी कुछ कोर्सेज हैं। ग्रामर कोर्स उपलब्ध है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला बैच यहाँ पे अवेलेबल है। तो बहुत सारी चीज़ें और भी यहाँ पे मिलेंगी आपको। तो वोकैबुलरी की बात करते हैं। देखिए, वोकैबुलरी में सबसे पहले डाउन प्ले आपको दे रखा है। डाउन प्ले एक वर्ब है। ठीक है, डाउन प्ले का मतलब होता है टू मेक समथिंग अपीयर लेस इंपॉर्टेंट। लेस इंपॉर्टेंट, किसी को कम, मतलब कम महत्वपूर्ण दिखाना। कोई चीज है इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आप उसको शो करें किसी के सामने तो आप ऐसे शो करें कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब आप उस चीज को डाउन प्ले कर रहे हो। ठीक है, दूसरा वर्ड है ब्रुक। ये भी एक वर्ब है। इसका मतलब होता है टॉलरेट, सहन करना होता है, या किसी को अलाउ करना भी कह सकते हो। कोई काम करने के लिए अलाउ करें, अनुमति दें, तो उसे आप कह सकते हो ब्रुक। मेहम एक नाउन है। मेहम का मतलब क्या होता है? मेहम का मतलब है कैओस, या फिर डिसऑर्डर, या फिर कंफ्यूजन, या फिर आप इसे कह सकते हैं पेंडेमोनियम, मतलब उपद्रव कह सकते हैं, उथल पुथल कह सकते हैं, अव्यवस्था कह सकते हैं। ये होता है मेहम। अगला वर्ड है रिक्रिमिनेशन। बताया गया था आपको कि TION जो एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो सब नाउन होते हैं जनरली। तो रिक्रिमिनेशन एक नाउन हुआ। इसका मतलब है एक्यूजेशन, दोषारोपण को बोलते हैं रिक्रिमिनेशन। इसका प्रोनाउंसिएशन है डिनुमो। याद रखिएगा, डेनुमेंट नहीं पढ़ना है, डेनुमो। डेनुमो एक नाउन है। इसका मतलब होता है फाइनल सीन। किसी भी नाटक का अंतिम दृश्य, या एंड कह सकते हो, अंतिम पार्ट, उसे कहते हैं डिनुमो। कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट वर्ब के रूप में मैंने यहाँ पे यूज किया है। कॉन्टेस्ट का प्रतिस्पर्धा भी होती है। कॉन्टेस्ट अगर वर्ब के रूप में है तो इसका अपोज करना, चैलेंज करना भी होता है। भी कोई चीज़ गलत है, उसके लिए आप पूरे अजर्ट करें, आप क्लेम करें कि वो गलत है और बताएं कि गलत क्यों है, तो उसे कहते हैं कॉन्टेस्ट करना। पार्टीजन, पार्टीजन आप कह सकते हो कि एक एडजेक्टिव है। बायस्ड को बोलते हैं पक्षपात पूर्ण, प्रेजुडिस्ड, पक्षपाती। तो ये सब इसके मीनिंग हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, उसके बाद स्टार्ट करेंगे आज का एडिटोरियल। ठीक है, अब देखिए आज का एडिटोरियल है परस्यूइंग पोस्ट पोल ट्रुथ। राजनीतिक लेख है। आज दोनों ही आर्टिकल्स कुछ ऐसे ही हैं। एक आर्टिकल कोविड के विषय में था, एक ही वाला था, तो हमने ये ले लिया। परस्यू का मतलब वैसे फॉलो करना होता है। ठीक है, परस्यू मतलब फॉलो करना, अनुसरण करना। लेकिन यहाँ पे परस्यू का मतलब है कुछ जानने की कोशिश करना, अचीव करने की कोशिश करना। ठीक है, टू ट्राई टू अचीव समथिंग। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, प्री का मतलब होता है पहले। पोस्ट का ऑपोजिट होता है प्री। जैसे आपने सुना होगा पोस्ट पेंडेमिक, प्री पेंडेमिक, है ना। पोल का मतलब चुनाव है, ट्रुथ का मतलब सच है। तो चुनाव के बाद के सच को जानने की कोशिश की जा रही है। चुनाव के बाद के सच को अचीव करने की कोशिश की जा रही है। मतलब काफ़ी मेहनत की जा रही है इस बात पर कि चुनाव के बाद जो हिंसा घटी थी वेस्ट बंगाल में, वो किस कारण से हुई, किस पार्टी के कहने पर हुई, उसको सच को जानने की कोशिश की जा रही है। इसी को लेकर यह एडिटोरियल लिखा गया है। आप जो भी नए जुड़े हैं इस चैनल पर, उनको बता देता हूं कि हमारा जो अप्रोच रहता है एडिटोरियल पढ़ने का, उसमें हम
सब्जेक्ट देखते हैं, किसी भी पैराग्राफ में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो आपको रेड कलर में अंडरलाइन करके दिया हुआ है, ठीक है। इससे क्या होता है कि सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट जो टॉपिक है उसको रटने की आपको आवश्यकता नहीं है, हर दिन आप मेरे साथ ये टॉपिक पढ़ते हैं प्रैक्टिकल तौर पर। सेकंड थिंग, ट्रांसलेशन आप देखते हैं, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारा एक कोर्स चल रहा है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का, वो आप बाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन आशीष क्लासेस पर ही अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है आपको। इसके अलावा जो भी डिफरेंट वर्ड्स और वोकैबुलरी होती है, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी होती है, वो इस प्रकार से बॉक्स बना के आपको दिया गया है यहाँ पे, या फिर अगर मैंने बॉक्स नहीं बनाया है स्थाना भाव के कारण, हो सकता कई बार जगह नहीं बचती स्लाइड में तो मैं उसको नहीं लिखता, तो फिर बता दूंगा मैं लिख के आपको, तो वो नोट कर लीजिएगा। और करंट हैपनिंग्स जो भी हैं वो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ घटित हो रहा है। तो एक एडिटोरियल पढ़ने मात्र से बहुत कुछ चीज़ें, तो ये आप एक हैबिट डाल लीजिए कि अगर आप एडिटोरियल पर डे पढ़ते हैं मॉर्निंग में तो डेफिनेटली बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ये वाला जो एडिटोरियल वाला बैच है, जब वेंसडे को अब स्टार्ट हम करते हैं हर वेंसडे को, तो ये बैच अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन आशीष क्लासेस पर ही, जो न्यू एप्लीकेशन है उसी पर अवेलेबल करवा दिया गया है। कुछ से आपको दे रखा होगा, हमें 2-2 मिनट के वीडियो चलते हैं, एक बार आप जाके देख लीजिएगा, PDF वहाँ पर उपलब्ध होती है, दोनों एडिटोरियल्स मिलते हैं। दूसरा जो एडिटोरियल होगा वो आपको इस पर नहीं मिलेगा, वो बोर्ड पर नहीं मिलता है, ठीक है, वो मिलता है सीधा मोबाइल स्क्रीन पर आप देखेंगे। कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर लैपटॉप पर कैसे एक्सेस करें, तो माफ़ी चाहूँगा एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, लैपटॉप पर ये चीज़ें नहीं चलेंगी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बस एक लाइक और एक शेयर जरूर आपसे उम्मीद करता हूँ, और आप रिवीजन करके आते होंगे हर दिन, ये उम्मीद करता हूँ, और बहुत मेहनत कर रहे होंगे ये उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। कह रहा है कि पॉलिटिकल वायलेंस, राजनीतिक हिंसा हैज़ लॉन्ग बीन, रही है, काफ़ी लंबे समय से रही है, अ फीचर, फीचर का मतलब विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं, है ना, ऑफ वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स, वेस्ट बंगाल की राजनीति का। तो कह रहा है कि राजनीतिक जो हिंसा है वो वेस्ट बंगाल की राजनीति का काफ़ी लंबे समय से एक हिस्सा रही है। तो पॉलिटिकल वायलेंस की वर्ब क्या है, हैज़, और हैज़ को देखकर क्या है, बीन, ठीक है, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म। वेदर इट इज ड्यू टू अ सेंस ऑफ मास एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट का मतलब सशक्तिकरण होता है, तो चाहे वेदर का प्रयोग करते हैं तो 2 विकल्प लेते हैं कि चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो। तो वेदर इट इज ड्यू टू अ सेंस, तो चाहे ये राजनीतिक हिंसा जो है वो इस कारण से हो कि ये सेंस ऑफ मास एम्पावरमेंट की, वहाँ जन समूह का सशक्तिकरण का भाव है, लोगों को लगता है कि उनको ये पावर दिया गया है, इस कारण से वो हिंसा होती हो, या फिर तो वेदर का कॉम्बिनेशन किसके साथ बैठता है, और ये कोरिलेटिव कंजंक्शन का पेयर है, वेदर के साथ और लगेगा, ठीक है, या फिर एन आउटकम, आउटकम का मतलब होता रिजल्ट, या फिर ये रिजल्ट है किसका, पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक जागृति का, कि लोगों में जागृति इतनी आ गई है कि वो फ्रॉड सहन ही नहीं करते, और या फिर हो सकता है द पार्टीजन, पार्टीजन क्या बताया मैंने, बायस्ड या प्रेजुडिस्ड, ये पक्षपातपूर्ण नेचर है, नेचर नाउन है, पार्टीजन यहाँ पे एडजेक्टिव है, या फिर ये पक्षपातपूर्ण नेचर है किसका, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का, इलेक्टोरल चुनाव से संबंधित, इलेक्शन से संबंधित, पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति, तो चुनावी राजनीति के नेचर का मतलब पक्षपातपूर्ण नेचर है इसका, इस कारण से ऐसा होता है। द फिनोमिनन, जो ये घटना है, इसके बारे में बता दूं आपको कि फिनोमिनन है वो सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनता है फिनोमिना, ठीक है। तो ये जो घटना है, हैज बीन अ सब्जेक्ट, ये एक सब्जेक्ट रही, एक विषय रही है डिबेट का, वाद विवाद का, एज वेल एज ए कॉज फॉर कंसर्न, और साथ ही ये चिंता का विषय भी रही है। बात समझ में आ रही है? समझिएगा, वेदर इट इज ड्यू टू अ सेंस ऑफ मास एम्पावरमेंट, कि चाहे ये जो राजनीतिक हिंसा यहाँ पे मिलती है वेस्ट बंगाल में, चाहे ये इस कारण से हो कि यहाँ पे मास एम्पावरमेंट का एक सेंस है कि लोग सशक्त हो चुके हैं, सशक्तिकरण उनको आ गया है, उनको पावर दे दी गई है, इस कारण से है, या फिर ये रिजल्ट है किसका, राजनीतिक अवेयरनेस का, या फिर ये इलेक्टोरल जो पॉलिटिक्स होती है, चुनावी राजनीति है, उसके पक्षपातपूर्ण नेचर का परिणाम है। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन जो ये फिनोमिनन है, ये जो घटना है, ये एक सब्जेक्ट है किसका, डिबेट का भी, इस पर वाद विवाद भी होना चाहिए और चिंता भी की जानी चाहिए, दोनों का विषय है। बात समझ में आ रही है? इट का सब्जेक्ट, इट की जो वर्ब है वो इज है, और फिनोमिनन की वर्ब है वो हैज है। मैं फिर बता दूं कि फिनोमिनन इज सिंगुलर, अदरवाइज यहाँ पे अगर फिनोमिना होता तो आप यहाँ पे हैज के स्थान पर क्या यूज करते, हैव यूज करते। बात क्लियर? तो ये तो स्लाइड हमने डिस्कस कर लिया, अगले स्लाइड में मूव करते हैं। पोस्ट इलेक्शन वायलेंस, पोस्ट का मतलब बताया मैंने, प्री का ऑपोजिट होता है, तो चुनाव के बाद की जो हिंसा है, हाउ एवर एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, ये 2 चीजों में विरोधाभास दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। तो कह रहा है कि चुनाव के बाद की जो हिंसा है, हालांकि स्टेम्स फ्रॉम,
स्टेम देखो तना होता है, पेड़ का जो तना होता है उसको बोलते हैं स्टेम। स्टेम का मतलब रोकना भी होता है, लेकिन स्टेम फ्रॉम एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कहीं से निकलना, कहीं से ओरिजिनेट होना, कहीं से डेवलप होना, तो ये वो सेंस देगा। तो पोस्ट इलेक्शन वायलेंस जो है ये इसकी देखो वर्ब है, तो ये निकलती है, ये हिंसा कहां से जन्म लेती है, ये हिंसा जन्म लेती है द विक्टर्स सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। विक्टर का मतलब जीतने वाला। भी चुनाव में दो व्यक्ति खड़े हुए, ठीक है, ये ए और ये बी। अब बी मान लीजिए जीत गया, तो इसको ऐसा लगता है कि भाई मैं जो कर रहा हूं मेरा हक है। एंटाइटलमेंट का मतलब होता है कि आपकी हकदारी है, आपके पास अधिकार है ऐसा करने का। ट्रायम्फलिज्म का मतलब होता है कि आप जीत गए, तो जीतने के बाद अति उत्साह में आप बहुत ज्यादा मतलब क्या कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, आवश्यकता से अधिक सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है, पटाखे फोड़े जा रहे हो, मिठाइयाँ खूब बट रही है, और आप इसमें इस जोश में ये भी भूल गए कि जो हार रहा है उसकी बेइज्जती आप कर रहे हो, उसी के मकान के सामने पटाखे फोड़ रहे हो। तो इस प्रकार की चीजें वो ट्रायम्फलिज्म कहलाती है, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहे हैं कह रहे पोस्ट पॉलिटिकल वायलेंस जो है, जो चुनावों के बाद की हिंसा है, वो कहां से ओरिजिनेट होती है। जो विक्टर है, जो विजेता है, उसको ऐसा लगता है कि ये उसकी हकदारी है ऐसा करना, इस कारण से ऐसा होता है। एंड ट्रायम्फलिज्म, और वो बहुत ज्यादा जीत का उत्सव मनाता है, इसलिए ऐसा होता है। मेकिंग इट मोर कंडमनेबल, कंडमनेबल का मतलब निंदनीय, ठीक है, ऐसा बनाते हुए। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा जब दो एक्शन साथ में हो और उसमें से एक एक्शन का मतलब हो कोई भी काम करते हुए, तो उसे आप कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। ऐसा करते हुए, क्या करते हुए, मोर कंडेमनेबल, कि इसे और अधिक निंदनीय बनाते हुए, एंड फार लेस स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस क्या होता है भाई? स्पॉन्टेनियस का मतलब जो बस बिना प्लानिंग के हो जाए, अचानक से हो जाए। देख सकते हैं आप, स्पॉन्टेनियस नॉट प्लान्ड, जो प्लानिंग जिसकी नहीं की गई हो, सडन अचानक से हो जाता है, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। और इसको बनाते हुए, क्या बनाते हुए, कि ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये मतलब अपने आप नहीं हुआ है, किसकी तुलना में। अब देखो लेस दे रखा डिग्री कंपैरेटिव, तो देन लगा दिया। ये फार क्यों लगा दिया? जब आप डिग्री कंपैरेटिव की इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हो, जैसे कहें कि ए बी की तुलना में अधिक अच्छा है, तो ए इज बेटर देन बी। आप कहें कि बहुत अधिक अच्छा है, तो ए इज फार बेटर देन बी। तो वो इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए, बहुत अच्छा बताने के लिए फार का प्रयोग किया। वही है कि कहीं ज्यादा मतलब बहुत ही कम स्पॉन्टेनियस, किसकी तुलना में? फ्रीक्वेंट कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन का मतलब क्लैशेज होता है, भिड़ंत होती है, आमना सामना होता है। फ्रीक्वेंट है वो एडजेक्टिव है, मतलब बारंबार बार बार में होने क्लैशेज दैट मार्क द स्टेट्स पॉलिटिकल सीन। और इन कन्फ्रंटेशन की बात कर रहा है अब रिलेटिव प्रोनाउन लगा के, कि वो कन्फ्रंटेशंस, वो क्लैशेस जो कि चिन्हित करते हैं, बताते हैं किसको? राज्य के। राज्य कौन सा है? वेस्ट बंगाल। इसी कारण से यहां पे द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि हमें पता लग गया कि राज्य कौन सा है, डेफिनेट हो गया। राज्य के जो पॉलिटिकल सीन है, राजनीतिक दृश्य है, उसकी विशेषता बताते हैं ये कन्फ्रंटेशन की। आए दिन यहां पे ऐसा होता रहता है, बार बार में घटनाएं घटती रहती हैं। एक बार फिर समझिएगा, जो चुनाव के बाद की हिंसा है वो कहां से जन्म लेती है? वो विजेता जो है, जो चुनाव में जीतता है, उसको ऐसा लगता है कि ये मेरा हक है। वो ट्रायम्फलिज्म के कारण ऐसा करता है, मतलब वो बहुत ज्यादा उत्सव मनाता है, काफी सेलिब्रेशन करता है। इस कारण से ये पोस्ट पॉलिटिकल वायलेंस, मतलब इलेक्शन वायलेंस होती है। और ये इसको और अधिक निंदनीय बना देता है, और ज्यादा मतलब ये इस फ्रीक्वेंट कन्फ्रंटेशन की तुलना में ये इसे स्पॉन्टेनियस कम दिखाता है। कि ऐसा नहीं कह सकते कि ये बस एक संयोग था, ऐसा हो गया, नहीं। ये ऐसा लगता है कि ये तो फ्रीक्वेंट कन्फ्रंटेशन है, और वो फ्रीक्वेंट कन्फ्रंटेशन जो कि इस राज्य के अंदर आए दिन होती रहती है, ये तो राजनीतिक जो दृश्य है इसका चिन्हित करती है, इसकी विशेषता बताती है। समझ में आ रही है बात? आप समझिए, पोस्ट पॉलिटिकल वायलेंस सब्जेक्ट था, उसकी वर्ब स्टेम्स थी। बाकी दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, कन्फ्रंटेशन के लिए आया है, इस कारण से यहाँ पे मार्क इसकी वर्ब है। कन्फ्रंटेशंस प्लूरल है, इस कारण से अगर वहां सिंगुलर होता तो ये मार्क्स होता। स्पॉन्टेनियस एडजेक्टिव है, क्योंकि देखो OUS दे रखा है, इसका मतलब नॉट प्लान्ड होता है, सडन होता है, ठीक है। आगे देखिए, द लेटेस्ट राउंड ऑफ वायलेंस। अब बात करेंगे, लेखक अभी तक तो क्या है, इसने प्रेफिस तय किया, पूरा बताया कि भाई क्या भूमिका है, हम किस इस एडिटोरियल में क्या चर्चा करने वाले हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई अभी इस एडिटोरियल को लिखने का क्या तुक था, क्यों मतलब इसने लिखा। तो अब बात करेंगे कि भाई क्या हुआ हाल फिलहाल। तो हाल फिलहाल जो अभी लेटेस्ट राउंड ऑफ वायलेंस है, जो ये अभी
हाल फिलहाल जो वायलेंस देखने को मिल रही है, ब्रोकआउट, ये ब्रेकआउट की सेकंड फॉर्म है। ब्रेकआउट का मतलब होता है अचानक से फैलना। इसके लिए एक वर्ड बताऊं आपको, फ्लेयर अप, अचानक से भड़क जाना, चाहे वो कोई युद्ध हो, चाहे वो कोई लड़ाई हो, चाहे वो कोई आग लग जानी हो। अचानक से आग लग जाए तब भी आप यूज करते हैं ब्रेकआउट का, अचानक से लड़ाई हो जाए तब भी ब्रेकआउट यूज करते हैं। तो ये हिंसा भड़क गई इसलिए फ्लेयर अप या ब्रेकआउट का यूज किया। ब्रेकआउट की सेकंड फॉर्म ब्रोकआउट है। तो जो नवीनतम ये चरण है, लेटेस्ट राउंड ऑफ वायलेंस है, हाल फिलहाल जो वायलेंस घटी है, ये जल्द ही घटित हो गई। किसके बाद? आफ्टर द सेलिब्रेशन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, कि जैसे ही परिणाम जारी हुए, परिणामों की घोषणा हुई, उसके ठीक बाद में बहुत जल्द ही ये हिंसा भड़क गई। और ये परिणाम किसके आए थे? स्टेट असेंबली इलेक्शंस के, राज्य विधानसभा चुनावों के। कब की बात है? 2 मई की बात है। जब आप डेट की बात कर रहे हो तो ऑन लगा रहे हो, अगर ये 2 नहीं होता, सेकंड में नहीं होता, केवल में होता, तो यहां पे इन का प्रयोग करते। ठीक है, इसकी वर्ब है वो क्या है? ब्रोक आउट है। आगे देखिए, द कैलकाटा हाई कोर्ट हैज ऑर्डर्ड अ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोब। अब यहां पे एक काम की बात है कि ऑर्डर जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ऑर्डर डज नॉट टेक एनी प्रेपोजिशन आफ्टर इट इफ इट हैज बीन यूज्ड एज अ वर्ब। अगर ये नाउन के रूप में होता तो हम देखते कि इसके लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती, फिर जो प्रेपोजिशन होता तो फिर फोर लगा सकते थे, लेकिन यहां पे ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसके बाद में कोई भी प्रेपोजिशन की आपको आवश्यकता नहीं है। कह रहा है कैलकाटा हाई कोर्ट जो है उसने आदेश दिया, किसका? कि भाई सीबीआई जांच की जाए, सीबीआई प्रोब। अब प्रोब यहां पे नाउन है, इसी कारण से यहां पे इनटू है। अगर प्रोब यहां पे वर्ब होता तो यहां भी इनटू नहीं आता, क्योंकि प्रोब अगेन आई मस्ट से दैट इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, सो इट डज नॉट नीड एनी प्रेपरेशन आफ्टर इट। अगर प्रेपरेशन लगाते हो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, एम्बिग्यूअस नेचर बन जाएगा उस स्ट्रक्चर का, क्योंकि वहां पे आपको प्रेपरेशन का ऑब्जेक्ट भी चाहिएगा और ट्रांजिटिव वर्ब का भी चाहिएगा, और दोनों चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। इस कारण से हम प्रेपरेशन ड्रॉप करते हैं। ठीक है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट जो है उसने आदेश दिया कि सीबीआई जांच की जाए इनटू इंसिडेंट्स ऑफ रेप एंड मर्डर। और जांच किसकी करनी है? जो घटनाएं घटी हैं रेप और मर्डर की, उनकी। अब ये दैट जो दे रखा है वो इंसिडेंट्स के लिए है। ये घटनाएं टुक प्लेस, ये घटनाएं घटित हुई ड्यूरिंग दिस पोस्ट पोल वायलेंस। कब हुई? इस पोस्ट पोल वायलेंस के दौरान, मतलब चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान ये घटनाएं घटी। वाइल, जबकि अदर इंसिडेंट्स विल बी प्रोब्ड, बाकी के जो इंसिडेंट्स हैं उनको प्रोब किया जाएगा। अदर के बाद में नाउन प्लूरल आती है, लेकिन अगर अदर से पहले दे लगा रखा है तो आप किसी ऐसे पार्ट की बात करते हैं जो स्पेसिफिक है, तो ऐसे केस में आप नाउन कैसे लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, विल बी प्रोब्ड दे रखा है तो ये बी के साथ में थर्ड फॉर्म है, इसलिए ये पैसिव वॉइस कहा जाएगा। तो कह रहा है कि बाकी की घटनाओं की जांच की जाएगी किसके द्वारा? एक स्पेशल टीम ऑफ स्टेट पुलिस ऑफिसर्स, मतलब राज्य के विशेष मतलब पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उनकी स्पेशल टीम के द्वारा। ठीक है, यहां तक एक सेंटेंस पूरा हो गया, तो एक बार फिर बता देता हूं कि कलकत्ता हाई कोर्ट, इसकी वर्ब है हैज ऑर्डर्ड। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, किसका ऑर्डर दिया है? सीबीआई जांच का। तो ये सब्जेक्ट है, हैज ऑर्डर्ड इसकी वर्ब है, और सीबीआई जांच है ये इसकी ऑब्जेक्ट है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया है सीबीआई जांच का। किसकी जांच करवा रहे हैं? उन घटनाओं की। घटना कौन सी है? रेप और मर्डर की। ये घटनाएं कौन सी है? ये घटनाएं घटित हुई थी किस दौरान? पोस्ट पोल वायलेंस के दौरान। जबकि अन्य जो इंसिडेंट्स हैं उनकी जांच की जाएगी स्पेशल टीम के द्वारा। स्पेशल टीम किसकी है? स्टेट पुलिस ऑफिसर्स की। ठीक है, दोनों जो प्रॉब्स हैं वो अंडर होंगी द कोर्ट सुपरविजन। दोनों प्रॉब्स जो हैं, दोनों प्रॉब्स कौन सी? भी अन्य घटनाओं की जांच और ये घटनाओं की जांच, ये दोनों प्रॉब जो हैं वो किसके तहत की जाएंगी? वो कोर्ट के सुपरविजन में की जाएगी, कोर्ट के निरीक्षण में की जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी वर्ब विल बी है। अगले स्लाइड में आ जाइए। द वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब होता है डिसीजन। ये वर्ड बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, भूलेंगे नहीं आप, लिख लीजिए डिसीजन। द वर्डिक्ट बाय ए 5 जज बेंच, एक ये स्ट्रक्चर नहीं भूलेंगे, मैंने बताया था नंबर हो, नाउन हो, नाउन हो। तो ये देखो, ये तो नाउन है लेकिन ये काम करेगा एडजेक्टिव की तरह। हालांकि ये एडजेक्टिव नहीं है, नाउन मॉडिफायर है, और नाउन मॉडिफायर जो है वो इक्वल होता है एडजेक्टिव के, वैसा ही काम करता है जो एडजेक्टिव करता है। तो इसलिए जज यहाँ पे एडजेक्टिव बना है, और चूंकि एडजेक्टिव का प्लूरल हम नहीं बनाते हैं इसलिए जजेस नहीं करेंगे। मान लीजिए बेंच यहाँ पे नहीं होता, केवल 5 जज होता, तो फिर ये 5 जजेस करना पड़ता आपको। बात समझ में आ रही है? फिर वो नाउन हो जाता, हेड वर्ड बन जाता। तो वर्डिक्ट जो है 5 जज बेंच का, 5 जज की जो पीठ थी उसका जो निर्णय है, इज ए वेलकम डिनुमो, ये एक स्वागत योग्य
अंतिम पार्ट है, फाइनल सीन है या एंड है। ठीक है, मैंने बताया था अंतिम पार्ट को बोलते हैं किसी भी नाटक का अंतिम पार्ट। तो ये जो एक अच्छा एक मतलब कहें कि अंत हुआ है कि 5 जज की बेंच ने डिसीजन दिया है, वो स्वागत योग्य है, कदम है। और ये किसका अंतिम पार्ट है? टू डेज ऑफ फियर्स रिक्रिमिनेशन। फियर्स का मतलब बहुत ही हॉरिबल होता है, बहुत ही क्रूर होता है, क्रूअल कह सकते हो, हॉरिबल कह सकते हो, है ना, टेरिबल कह सकते हो, वो फियर्स है, एडजेक्टिव है। रिक्रिमिनेशन का एक्यूजेशन होता है, मतलब दोषारोपण को बोलते हैं, तो ये नाउन है। ठीक है, तो काफी दिनों से ये डेज दे रखा है। डेज का मतलब ये इसलिए बता रखा है कि काफी दिन बीत गए, मतलब ये इनडेफिनिट नंबर ऑफ डेज की बात कर रहा है। एग्जैक्टली वी डू नॉट नो कि हाउ मेनी डेज आर देयर, दैट इज वाई जस्ट वी डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक नंबर बिफोर इट। इसीलिए हम इसको लेकर चल रहे हैं कि बहुत सारे दिनों में, मतलब काफी दिन हो गए थे कि बड़े ही भयानक तरीके से, बड़े ही क्रूर तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे। किसके द्वारा? बाय द रूलिंग तृणमूल कांग्रेस, तो सत्ता में पार्टी है टीएमसी, उसके द्वारा, एंड द ऑपोजिशन, और विपक्ष के द्वारा। विपक्ष का नेतृत्व कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। और किसको लेकर आरोप प्रत्यारोप हैं? इन घटनाओं को लेकर। तृणमूल कांग्रेस वाले कहते हैं कि बीजेपी ने घटनाएं कराई, बीजेपी वाले कहते हैं तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घटना करवाई। तो इसको लेकर ये जो चल रहा था ना, तो उसका अंतिम पार्ट यहां पे समझ में आया कि भाई ये जो 5 जज की बेंच है, इन्होंने एक बहुत ही वेलकम डिनोमो, मतलब ये रहा, ये वर्डिक्ट जो रहा। ठीक है, इसका अंत रहा, काफी अच्छा रहा कहने का मतलब। तो द वर्डिक्ट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज है, ये वेलकम यहां पे एडजेक्टिव है। ठीक है, डिनोमो यहां पे नाउन है, रिक्रिमिनेशन आरोप प्रत्यारोप एडजेक्टिव है, सॉरी नाउन है, फियर्स इसका एडजेक्टिव है। आगे देखिएगा, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स। रिफ्लेक्शन का मतलब ये शो है, ये दिखा रहा है, रिफ्लेक्ट करने का प्रोसेस रिफ्लेक्शन है। तो ये एक स्टेट ऑफ अफेयर्स का मतलब कि किस तरह के हालात हैं स्टेट में, वो दिखा रहा है। ठीक है, तो ये राज्य में, वेस्ट बंगाल में किस प्रकार के हालात हैं वो दिखा रहा है। दैट की देयर इज अ डिस्प्यूट ओवर हाउ बैड द वायलेंस वाज एंड हाउ लॉन्ग इट लास्टेड। किसको लेकर? कि देयर इज अ डिस्प्यूट, और डिस्प्यूट को देखकर इज है कि भाई यहां पे देखो देयर से स्टार्ट है ना, तो इन्वर्जन लग गया है कि भाई विवाद है। किसको लेकर? विवाद इस बात को लेकर कि कितनी खराब तो ये हिंसा थी और कितनी लंबी ये चली। लास्टेड मतलब कितने लंबे समय तक ये चली। तो कह रहा है इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द स्टेट, की वेस्ट बंगाल में किस प्रकार के हालात हैं उसको दिखा रहा है ये सब चीजें। और कि भाई क्या चीज ये बता, इट इज अ रिफ्लेक्शन, ये एक रिफ्लेक्शन है, ये एक प्रकार से डिस्प्ले है, प्रदर्शन है स्टेट ऑफ अफेयर्स का, स्टेट में कि एक विवाद बना हुआ है कि कितने लंबे समय तक तो ये, मतलब कितनी खराब तो ये हिंसा थी और कितने लंबे समय तक ये चली। तो अ डिस्प्यूट की वर्ब तो इज है, द वायलेंस की वर्ब वॉज है, इट की वर्ब लास्टेड है, यहां पे इट की वर्ब इज है, बाकी कोई डिफिकल्ट वर्ड यहां पे था नहीं। स्टेट ऑफ अफेयर्स का मतलब कंडीशन कह लीजिए, प्रिवेलिंग कंडीशन कह लीजिए, वर्तमान में स्थिति कैसी है उसके बारे में कह रहा है। टू मेक मैटर्स वर्स, अब देखो मामला और भी बिगड़ गया। वैसे एग्जैक्ट में नहीं निकालेंगे, टू मेक का मतलब बनाना, मैटर्स का मतलब मामलों को, वर्स का मतलब और बदतर, बैड की डिग्री कंपैरेटिव वर्स है। तो और भी ज्यादा मामला कैसे बिगड़ गया कि द ममता बनर्जी गवर्नमेंट। अब आप में से कुछ सोचते हैं कि ममता बनर्जी तो व्यक्ति का नाम है, कैसे दय लग गया? तो भाई ये ममता बनर्जी के लिए दय नहीं है, ये इस गवर्नमेंट के लिए दय है। ठीक है, अब मामला और भी कैसे खराब हो गया कि ममता बनर्जी जो सरकार है, उस सरकार ने दावा किया, दैट की कंजंक्शन है, द वायलेंस वॉज ब्रॉट, ये पैसिव वॉइस है कि ये हिंसा जो है वो कंट्रोल में आई, एज सून एज, जैसे ही द पार्टी अज्यूम्ड ऑफिस। अज्यूम का वैसे तो अनुमान लगाना भी होता है, लेकिन ऑफिस अज्यूम करने का मतलब पदभार ग्रहण करना है। तो जैसे ही पार्टी ने ऑफिस संभाला, वैसे ये हिंसा कंट्रोल में आ गई, ये दावा किया तृणमूल कांग्रेस ने। ऑन May 5, कब की बात है? ऑफिस कब ग्रहण किया? 5 मई को। गिविंग द इंप्रेशन, अब गिविंग यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, ये इंप्रेशन देते हुए, ये दर्शाते हुए, दैट 3 days ऑफ मेहम, कि 3 दिन की जो ये मेहम रही, मेहम का मतलब बताया मैंने, कैओस, पेंडेमोनियम, हैवोक, उपद्रव, उत्पात, अव्यवस्था, 3 दिनों का जो ये अस्त व्यस्त माहौल रहा, ब्रुक्ड, इस माहौल ने, ब्रुक्ड मतलब सहन करना, अलाउ करना, नो रेस्पॉन्स फ्रॉम द पुलिस, कि पुलिस से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिला, इस चीज को इसने सहन नहीं किया। ठीक है, कहने का मतलब पुलिस ने कुछ नहीं किया था, ये चीज इनके जमी नहीं, इस प्रकार से ये सत्ता में आते इन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और ये हिंसा जो है कंट्रोल में आ गई, ये कहना था तृणमूल कांग्रेस सरकार का। फिर समझिएगा, टू मेक मैटर्स वर्स, इससे भी ज्यादा मामला कैसे मतलब खराब हो गया कि ममता बनर्जी सरकार ने दावा किया, कंजंक्शन दैट लग गया, कि वायलेंस वाज ब्रॉट, ये पैसिव वॉइस हो गया कि हिंसा जो है वो कंट्रोल में लाई गई, जैसे ही पार्टी ने ऑफिस अज्यूम किया। इस पार्टी की वर्ब ये अज्यूम्ड हो गई। ठीक है, 5 मई को ये इंप्रेशन देते हुए कि 3 दिन की जो ये अस्त व्यस्त माहौल था, इस माहौल ने
कोई मतलब अनुमति नहीं दी, कोई सहन नहीं किया, जो रेस्पॉन्स नहीं मिला था पुलिस के द्वारा, नो रेस्पॉन्स फ्रॉम द पुलिस, पुलिस के द्वारा जब कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी, ये खड़े खड़े मूक दर्शक बने हुए थे, हिंसा को कंट्रोल नहीं कर रहे थे, तो 3 दिन का ये जो माहौल बना था ना, इसने बिल्कुल भी सहन नहीं किया या फिर कहें कि एंड्योर नहीं किया, जो रेस्पॉन्स नहीं मिला। कहने का मतलब इनको रेस्पॉन्ड करना चाहिए था। ये 3 दिन का माहौल जो था ना, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि पुलिस यहाँ पे रेस्पॉन्ड करते, नहीं किया था, लेकिन हमने सत्ता संभालते सब कंट्रोल में कर दिया। तो ये जो वक्तव्य आया, इससे मामला और बिगड़ गया। आगे देखिए, द कोर्ट्स डिसीजन, कोर्ट का जो निर्णय है, क्या निर्णय, टू गेट द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये हो गया मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, टू फॉर्म ए पैनल। तो कह रहा है कोर्ट का जो डिसीजन है कि भाई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो एक पैनल बनाए। ठीक है, अब देखो यहां पे गेट दे रखा है, अगर टू नहीं लगाओगे तो फॉर्म्ड बनेगा, अगर टू नहीं लगाओगे तो फॉर्म्ड बनेगा, क्योंकि गेट पॉजिटिव वर्ब होती है, गेट के बाद जो वर्ब लगती है वो सीधा थर्ड फॉर्म में आ जाएगी। लेकिन इसने 2 + V0 लगाया है, तो ये इन्फिनिटिव है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो कोर्ट जो है उसका डिसीजन, क्या डिसीजन, कि भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक पैनल बनाए, एक आयोग बनाए, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है, जिसमें कौन कौन शामिल हो इस आयोग में, इसमें शामिल हो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, प्रतिनिधि किसके, राज्य मानवाधिकार आयोग के, और कौन शामिल हो, द स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जो राज्य के कानूनी सेवा संबंधी अधिकारी हैं वो शामिल हो, टू मेक अ फील्ड असेसमेंट। और किस लिए आयोग बनेगा, ये आयोग इसलिए बनेगा ताकि फील्ड असेसमेंट करे। असेसमेंट का मतलब होता है इवैल्यूएशन, जांच हो। फील्ड इवैल्यूएशन असेसमेंट का मतलब कि भाई जमीनी हकीकत क्या है उसकी जांच हो, इसलिए। तो इस चीज को, ये डिसीजन था ना, इस डिसीजन को कॉन्टेस्ट किया गया, इस डिसीजन को अपोज किया गया। कॉन्टेस्ट का मतलब बताया मैंने, अपोज करना, चैलेंज करना। इस डिसीजन को अपोज कर दिया गया, किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। बट लेकिन द रिपोर्ट द एक्सरसाइज यील्डेड, जो रिपोर्ट, ये जो एक्सरसाइज मतलब इस प्रक्रिया में जो भी रिपोर्ट, यील्ड का मतलब प्रोड्यूस करना है, तो जो भी रिपोर्ट इस एक्सरसाइज ने यील्ड करी, प्रोड्यूस करी, तो इस रिपोर्ट ने कंफर्म किया, पुष्टि करी, लार्ज स्केल, बड़े स्तर का, एंड वाइड स्प्रेड, बड़े ही व्यापक स्तर का वायलेंस, हिंसा हुई थी। मच ऑफ इट बाई रूलिंग पार्टी सपोर्टर्स, और इसमें से अधिकतर जो हिंसा हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी, पार्टी सपोर्टर्स, रूलिंग पार्टी सपोर्टर, टीएमसी के सपोर्टर्स के द्वारा, अगेंस्ट देयर पॉलिटिकल एडवर्सरीज, किसके खिलाफ, उनके जो राजनीतिक विरोधी थे, मतलब बीजेपी वाले थे, उनके खिलाफ। एडवर्सरी का मतलब एनिमीज होता है, या फिर कहें कि विरोधी होते हैं, राइवल्स होते हैं। ठीक है, यह आसान था, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं। फिर देख लीजिए कोर्ट का डिसीजन कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक पैनल बनाए। ठीक है, फिर कह रहा है कि भाई किस में कौन कौन शामिल होंगे, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी शामिल होगी। किस लिए, ताकि फील्ड असेसमेंट किया जा सके। इस डिसीजन को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपोज किया गया, चैलेंज किया गया। लेकिन इस प्रक्रिया में जो भी रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि बहुत बड़े स्तर पर और वाइड स्प्रेड वायलेंस हुआ है, और इसमें अधिकांश जो हिंसा है, अधिकतर जो इसका हिंसा का पार्ट है, वो किसने किया, रूलिंग पार्टी के सपोर्टर्स ने किया। किसके खिलाफ, अपने पॉलिटिकल एडवर्सरीज या फिर अपने जो राजनीतिक विरोधी हैं, दुश्मन हैं, उनके खिलाफ, मतलब बीजेपी वालों के खिलाफ। द मेन जजमेंट, जो मुख्य निर्णय था, किसके द्वारा, एक्टिंग चीफ जस्टिस। देखो एक्टिंग शब्द जुड़ता है, इसका मतलब होता है कार्यवाहक, जैसे प्राइम मिनिस्टर एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट, तो वो है कार्यवाहक। ठीक है, कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पर। तो मुख्य जजमेंट जो था किसके द्वारा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल के द्वारा। इस जजमेंट ने क्या किया, एक्सप्लेन किया है, समझाया है, क्या, द रीजंस, कारण, किसके, हैंडिंग ओवर द प्रोब, रीजंस किसके, कि भी सौंपने के, हैंड ओवर का मतलब सौंपना, कि भाई ये जांच क्यों सेंट्रल एजेंसी को सौंप दी जाए, ये कारण बताएं। तो जो मुख्य जजमेंट दिया गया कार्यवाहक चीफ जस्टिस राजेश बिंदल के द्वारा, इस जजमेंट ने यहां पे व्याख्या की है, समझाया है पूरी सही तरीके से उन कारणों को कि भाई हमने ये सीबीआई को क्यों सौंपने का निश्चय किया। अब क्या क्या कारण थे वो समझा रखा है, इस कॉलन को लगाकर, इस साइन को कॉलन बोलते हैं, कॉलन। ठीक है, द लैक ऑफ कॉन्क्रीट एक्शन, कॉन्क्रीट का मतलब होता है सॉलिड, लैक का मतलब होती है कमी। तो सबसे पहली चीज तो कमी रही किसकी, सॉलिड एक्शन की, मतलब ठोस कार्यवाही नहीं की गई। दूसरा, द एब्सेंस ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब एफआईआर से है, एफआईआर की एब्सेंस, एफआईआर नहीं दर्ज की गई थी, इस कारण से सीबीआई को जांच सौंपने का निश्चय किया। और डाइल्यूटेड वंस, या फिर कुछ रिपोर्ट्स अगर थी तो वो एफआईआर डाइल्यूटेड थी, डाइल्यूटेड मतलब वीकेंड, कमजोर, वीक,
काफी कमजोर रिपोर्ट्स बनाई गई थी एफआईआर में, कुछ मतलब इतना मेंशन नहीं किया गया था सही तरीके से। इस कारण से इन्होंने कहा कि सीबीआई की जांच की जाए। अब ये कह रहा है रजिस्टर्ड, ये एफआईआर जो रजिस्टर की गई आफ्टर ए कमिटी, जब एक कमिटी हैड पॉइंटेड आउट, जब एक समिति ने पॉइंट आउट किया था, समिति ने इशारा किया था सच केसेस, ऐसे केसेस के बारे में, एंड द टेंडेंसी, और साथ में एक प्रवृत्ति देखने को मिली टू डाउन प्ले मैनी केसेस की, बहुत सारे केसेस को इन्होंने ये दिखाया कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों कंसीडर किया जाए। इस कारण से ये सीबीआई को जांच सौंपने का निश्चय किया गया। तो बहुत आसान सा आर्टिकल है, कुछ नहीं है इसके अंदर। इस स्लाइड में डाउन प्ले का मतलब होता है टू मेक समथिंग अपीयर लेस इंपॉर्टेंट। बताया था मैंने आपको, है ना, कि जो मुख्य जजमेंट है किसके द्वारा, इस जस्टिस के द्वारा इन्होंने समझाया उन कारणों को कि हमने सीबीआई को ये जांच सौंपने का निश्चय क्यों किया। हैंडओवर का मतलब होता है सौंपना। तो उसमें कारण था कि एक तो ठोस कार्यवाही नहीं की गई, इस कारण से हमें ऐसा लगा कि सौंप देना चाहिए। एफआईआर्स नहीं थी, इस कारण से। कुछ रिपोर्ट थी तो वो वीक थी रिपोर्ट, इस कारण से। और ये रिपोर्ट दर्ज कब की गई, जब एक कमेटी ने इशारा किया था ऐसे केसेस का, तब जाके ये रिपोर्ट दर्ज की गई। और एक प्रवृत्ति देखी गई कि बहुत सारे केसेस को इन्होंने ऐसा दर्शाया कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इस कारण से ऐसा किया गया। फिर कह रहा फर्दर, फर्दर का मतलब होता है आगे। व्हेन फेस्ड विद एलिगेशंस, एलिगेशंस का मतलब होता है आरोप। पुलिस एपैथी, एपैथी का मतलब होता है इनडिफरेंस, एपैथी का मतलब है इनडिफरेंस, भाव शून्यता, उदासीनता, न्यूट्रल होने की स्थिति। इससे भी आगे, जब आरोप लगाए गए, जब सामना हुआ आरोपों का, किसका, कि भी पुलिस एपैथी का, कि पुलिस बिल्कुल उदासीन बनी हुई थी, एन इनएक्शन, और पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, निष्क्रिय बनी हुई थी, ऐसे जो आरोप लगाए गए ना, जब इनसे सामना हुआ तो ओनली एन इन्वेस्टिगेशन बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसी, तो केवल एक जांच, किसकी जांच, जो कि कोई स्वतंत्र एजेंसी करे, जैसे सीबीआई करे, विल इंस्पायर कॉन्फिडेंस, तो ये विश्वास जगाएगी। इंस्पायर का प्रेरित करना होता है, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास, तो ये विश्वास जगाएगी। आगे, जब सामना हुआ इन आरोपों का कि पुलिस की भाव शून्यता थी, पुलिस उदासीन बनी हुई थी, पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, तो इस कंडीशन में अगर कोई जांच कोई स्वतंत्र एजेंसी करती है तो ही विश्वास जगेगा। तो ये कुछ कारण बताए। इन अ सेपरेट ओपिनियन, एक अलग सा ओपिनियन, सेपरेट यहां पे एडजेक्टिव, ओपिनियन यहां पे नाउन है, तो एक अलग राय में जस्टिस आईपी मुखर्जी सेड, जस्टिस आईपी मुखर्जी ने कहा कि देयर वाज नथिंग टू शो, कि कुछ भी दिखाने वाला नहीं था, दैट द रूलिंग पार्टी इंटेंडेड टू प्रमोट पॉलिटिकल वायलेंस, कि जो सत्ता में जो पार्टी है उसका इरादा था, इंटेंड का मतलब इरादा होना, टू प्रमोट पॉलिटिकल वायलेंस, राजनीतिक हिंसा को प्रमोट करने का। ठीक है, अब ये जो 5 जज थे ना, उनमें से एक जज ये भी थे जो कि तृणमूल कांग्रेस के सपोर्ट में बोल रहे थे। तो कह रहा है कि एक सेपरेट ओपिनियन में जस्टिस आईपी जो मुखर्जी हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ था ही नहीं, नथिंग की जो वर्ब है वो वॉज है, ऐसा कुछ नहीं था शो करने के लिए कि रूलिंग पार्टी जो है उसका इरादा था कि पॉलिटिकल वायलेंस को प्रमोट करना चाहते थे, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। बट अग्रीड, लेकिन ये सहमत हुए दैट द सीबीआई प्रोब वॉज नीडेड, कि सीबीआई जांच की जरूरत थी, इस बात पर ये भी सहमत हो गए। टू इंश्योर, किस लिए, सुनिश्चित करने के लिए, अ फेयर इन्वेस्टिगेशन, की निष्पक्ष जांच हो, फेयर का मतलब निष्पक्ष, अनबायस्ड, अनप्रेजुडिस्ड, इनटू हीनस क्राइम्स, हीनस का मतलब होता है सीरियस, जघन्य, और प्रोब, इन्वेस्टिगेशन देखो नाउन है यहां पे इसलिए इनटू आ रहा है, तो प्रोब हो या इन्वेस्टिगेशन हो नाउन के रूप में होगा तो इनटू आएगा। ठीक है, तो एक सेपरेट ओपिनियन में जस्टिस आईपी मुखर्जी ने कहा कि कुछ भी ऐसा शो करने के लिए नहीं था कि रूलिंग पार्टी का इरादा हो पॉलिटिकल वायलेंस को प्रमोट करने का, लेकिन वो सहमत हुई, या अग्रीड जो है ये इन्हीं की वर्ब है। ठीक है, ये सहमत हुए, दैट कंजंक्शन है कि जो सीबीआई प्रोब है उसकी आवश्यकता थी, ये पैसिव वॉइस है, किस लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए, क्या सुनिश्चित करने के लिए, कि निष्पक्ष रूप से जांच की जाए, किसकी, जघन्य अपराधों की। द स्टेट गवर्नमेंट में अपील अगेंस्ट द वर्डिक्ट, ये जो निर्णय आया है ना कोर्ट का, इसके खिलाफ हो सकता है कि राज्य सरकार अपील करे, में संभावना बताने के लिए आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है कि अपील करे इस निर्णय के खिलाफ। बट द डाउट कास्ट ऑन द रूलिंग पार्टीज कमिटमेंट, लेकिन जो ये शक, कास्ट मतलब डालना, तो ये जो शक पैदा किया गया है रूलिंग पार्टी के कमिटमेंट पर, प्रतिबद्धता पर, कमिटमेंट प्रॉमिस होता है, प्रतिबद्धता होती है, कमिटमेंट किसके प्रति था तो टू लगेगा, द रूल ऑफ लॉ, की रूल ऑफ लॉ, कि वो कानून स्थापित करेंगे, व्यवस्था स्थापित करेंगे, सुशासन लेके आएंगे। तो ये जो कास्ट, ये जो डाउट था ना, इज जेन्युइन, ये शक जो है बिल्कुल सही है, रियल है, जेन्युइन का मतलब वास्तविक। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है कि वर्डिक्ट के खिलाफ अपील करे, लेकिन जो डाउट यहां पे पैदा किया गया है रूलिंग पार्टी कमिटमेंट को लेकर, कमिटमेंट क्या था कि रूल ऑफ लॉ स्थापित करेंगे, सही तरीके से कानून व्यवस्था लेकर आएंगे, तो इसके प्रति जो डाउट यहां पे है वो वास्तविक है। एन इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन, इम्पार्शियल एडजेक्टिव है, इसका मतलब फेयर होता है, निष्पक्ष, अनबायस्ड, अनप्रेजुडिस्ड, इन्वेस्टिगेशन नाउन है, तो एक निष्पक्ष जांच में नोट
हो सकता है कि ये ना केवल रिजल्ट इनका मतलब होता है परिणित होना, ना केवल इसका परिणाम निकले क्रेडिबल प्रोसिक्यूशंस, क्रेडिबल विश्वसनीय प्रोसिक्यूशंस का अभियोग, कि भाई जो भी जांच, जो भी अभियोग लगाएं, जो भी केस दायर करें वो बिल्कुल विश्वास के दायरे में हो, क्रेडिबल हो, विश्वसनीय हो, बट ऑल्सो नॉट ओनली, ये देखो कोरिलेटिव कंजंक्शन साथ में आएगा, पेयर है, बल्कि बी ए मच डिजर्व्ड ब्लो, ब्लो का मतलब होता है आघात, मच डिजर्व्ड, मच के बाद में देखो आपको पास्ट पार्टिसिपल दे रखा है, अगर यहां डिजर्विंग होता तो यहां वेरी होता, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता तो वेरी का प्रयोग करते, पास्ट पार्टिसिपल है इसलिए मच का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो काफी ज्यादा जरूरत है, डिजर्व करता है, ब्लो आघात, अगेंस्ट द कल्चर ऑफ वायलेंस, किसके खिलाफ, कि जो ये वायलेंस की जो कल्चर है, ये जो हिंसा की एक वहां पे कल्चर बन गई है, आदत सी बन गई है, हिंसा तो होगी ही उसके, एंड पोस्ट इलेक्शन ट्रायम्फलिज्म, और चुनाव के बाद जो ये उत्सव मनाए जाते हैं वेस्ट बंगाल में, उसके खिलाफ। फिर समझना कि अगर निष्पक्ष जांच हुई तो इसका परिणाम हो सकता है कि केवल इतना ही ना निकले कि भाई अभियोग चलाए दोषियों के खिलाफ, जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ केस दायर किए जाएंगे, प्रोसिक्यूट किया जाएगा उनको विश्वसनीय ढंग से, केवल इतना ही नहीं है, बल्कि यहां पे बहुत ज्यादा जरूरत जिसकी है कि ये एक कुठाराघात होगा, ये एक अटैक होगा, ये एक ब्लो होगा, ये एक झटका होगा, किसके खिलाफ, वायलेंस की जो कल्चर बन चुकी है उसके खिलाफ, और चुनाव के बाद जो ये उत्सव मनाने की जो परंपरा वहां पे है वेस्ट बंगाल में, उसके खिलाफ, ठीक है। तो इसलिए निष्पक्ष जांच की जरूरत है जो सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए। तो ये था इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।